सा नाज़रीन कराम, मुल्क की जो सूरत हाल है आप देखते हैं, रोज़ जलसे होते हैं, ज़ोरदार जलसे होते हैं, बड़े बड़ा मजमा आता है, नारे लगते हैं, इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन मुल्क का क्या बनेगा? कोई कहता है जल्दी इलेक्शन होगा, कोई कहता है जल्दी इलेक्शन मुमकिन नहीं है, कोई कहता है इलेक्शन में मसले का हल है, कोई कहता है इलेक्शन मसले को और भी गंभीर कर देगा। पंजाब में अभी तक हुकूमत जो है स्टेबल नहीं हो सकी। पूरे मुल्क की हुकूमत भी स्टेबल है कि नहीं है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। सदर अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं और हुकूमत जो है वो बहुत सी बातों पे मोहताज हो गई है। मिसाल के तौर पर पंजाब का गवर्नर जो है बहुत अरसे से नहीं है, यानी जो है वो तो है ही है, लेकिन लाख कहें कि है कि नहीं है, उनको बरतरफ किया जा चुका है या उनकी छुट्टी कराई जा चुकी है, लेकिन सदर अभी उस आर्डर को रोके हुए हैं। इस पूरी सूरत हाल में मुल्क का क्या बनेगा? हम इलेक्शन में लगे हुए हैं कि हमने जीतना है, हमने इक़्तिदार में आना है, हमने इनको इक़्तिदार से निकालना है, इन्होंने इक़्तिदार में रहना है, दूसरों को नहीं आने देना, उनकी छुट्टी करा दी है। और दूसरी तरफ मुल्क की मईशत का ये हाल है कि कुछ लेकर फिर रहे हैं और वज़ीर आज़म खुद ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि कब तक हम कुछ लेकर फिरते रहेंगे। और आज तो मुझे एक बात और भी नज़र आई कि सी पैक को दोबारा रिवाइव करना आसान नहीं है। ये बात वज़ीर आज़म ने कही है और मामूली बात नहीं। असल मसला ये है कि हम IMF के साथ और दूसरी मगरबी ताकतों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करते हुए सी पैक से कितना इस्तेफादा कर सकते हैं। तवक्को थी कि ये हुकूमत आई है तो इस हुकूमत के चूँकि ताल्लुकात चीन के साथ अच्छे हैं, बेहतर हैं, सी पैक के बारे में ये पायनियर हैं, इन्होंने आगाज़ किया था, तो शायद ये कुछ कर सके। मुझे शहबाज शरीफ इस मामले में भी कुछ ज़्यादा उनका ज़्यादा अच्छा तासुर नज़र नहीं आया। सारी सूरत हाल हमारी मईशत की, हमारे मुल्क की हालात की, हम किस तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन किसकी क्या है, हुकूमत क्या चाहती है, अपोजिशन क्या चाहती है और वो क़ुव्वतें क्या चाहती हैं जो सियासी हैं, लेकिन वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। मैं यही कहूँगा स्टेक होल्डर्स हैं। ये कुछ बात पता नहीं चल रही, एक कन्फ्यूजन का मरहला है, क्या होने वाला है। बात हम अपने दो रहनुमाओं के साथ शुरू करते हैं। सेनेटर राना मकबूल साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं और उनसे बात करेंगे, और साथ ही आफ्ताब जहांगीर साहब हैं जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, कराची से हैं। इन दोनों से हम गुफ्तगू आगाज़ करते हैं, उसके बाद हमारे साथ और भी तजिया नगार शामिल होते जाएंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। राना साहब, मैं पहले बात आपसे आगाज़ करना चाहता हूँ जी। आज शहबाज शरीफ साहब ने एक जोहराना दिया था और उसमें जोहराना कह लीजिए या ये कह लीजिए कि कोई 100 के करीब जर्नलिस्ट जो थे वो शरीक थे और मुख्तलिफ चीज़ों पर गुफ्तगू भी हुई, बहुत से मामलों पर बात भी हुई। लॉन्ग टर्म प्लानिंग नज़र नहीं आती हमारी किसी भी पार्टी की। सब या तो इलेक्शन को देख रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि जितना वक्त मिला है इसमें हम क्या कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में, और वो क्या कर सकते हैं इसमें भी डायरेक्शन नज़र नहीं आती। दोनों पार्टियों की, तीनों पार्टियों की ही नहीं बल्कि वो चौथी पार्टी की जो गैर सियासी है वो कुव्वत भी, वो भी कोई डायरेक्शन लेस नज़र आती हैं। क्या बन रहा है मुल्क का जी? देखें जी, एक ये नाजुक मरहला ज़रूर आया है और जो गवर्नमेंट चीफ साहब का उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो सबको इल्म है, तो इसलिए ये एक क्राइसिस की सिचुएशन तो है, लेकिन विजडम के साथ, इमेजिनेशन के साथ, एक्सपर्टीज के साथ, बहादुरी के साथ ऐसी सिचुएशन के साथ जो कॉम्बैट किया जाता है। इसलिए मैं हमेशा भी ये समझता हूँ, कभी ज़रूर लगता ऐसे है कि चैलेंज बहुत बड़ा है, पर है भी, लेकिन ये इंशाल्लाह बाय एंड बाय इस पे मैनेज कर लिया जाएगा। और ये नहीं हो सकता, आप मैदान छोड़ के तो नहीं भाग सकता ना कोई, इसलिए वी हैव टू फाइट बैक एंड वी हैव टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑल दीज ऑड्स। जैसे आप फरमा रहे हैं कि अब उनका प्रोग्राम भी है चाइना जाने का, ये अब परसुएशन की और एक तरह से मेहनत करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को भी, और गवर्नमेंट के सारे जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, हमारे जो फॉरेन ऑफिशियल्स हैं उनको भी एक नए सिरे से नए डिटर्मिनेशन के साथ ये मेहनत करने की ज़रूरत है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ और मुख्तलिफ जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ, और स्पेशली जो आपने सी पैक कहा है, मैं इससे मायूस बिल्कुल नहीं हूँ। चाइना विल बी ब्रॉट अराउंड, क्योंकि चाइना के साथ बहुत बदसलूकी की गई है। जब हमारे दोस्तों ने, जब हालांकि उन्होंने इतना कोऑपरेशन किया और कितने बिलियन डॉलर, 62 63 बिलियन डॉलर का उन्होंने कहा और पहुंचा भी, और उनके प्रोजेक्ट भी शुरू हो गए, तो कुछ यहाँ हमारे फलसफा दान उठे, उन्होंने कहा कि सी पैक में ये नक्श है और सी पैक की, यानी ये कि जो फॉर्मर गवर्नमेंट है मियां नवाज शरीफ की, उसको कहीं क्रेडिट न मिल जाए, ये छोटी सोच है।
तो इस वजह से ये बॉटल नेक्स पैदा हुई हैं, लेकिन ये इरिटेंट्स आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह दूर होते जाएंगे। और दूसरा आप जो फरमा रहे हैं कि इलेक्शन तो बाहर सूरत है, वो तो करना चाहिए और करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको 8, 9, 10 महीने जो है मिनिमम इंतजार करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, बल्कि सारे कमीशन को तलब किया गया था। उन्होंने को 1 महीना पहले एक स्टेटमेंट भी दिया कि हम 7 महीने से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। उसकी वजूहात भी उन्होंने एक्सप्लेन भी किया सुप्रीम कोर्ट को। इसलिए ये जो उनके कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज के इशू हैं, कुछ और इशूज हैं, जब वो हो जाते हैं 7 महीने में तो इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने और लग जाएंगे, तो इलेक्शन तो बाहर सूरत होना है। और बाकी ये जो आप महसूस कर रहे हैं कि जो एजिटेशन की फिजा बनाई जा रही है, ये बहुत दफ़ा बनती है मुल्कों की तारीख में। हमारी मतलब टेनोर में बड़ी दफ़ा बनी है और बड़ी दफ़ा सेटल भी हुई है। तो इतना ज़्यादा इसमें परेशानी वाली बात इसलिए नहीं है कि ये क्राउड मैनेजमेंट और बाकी इशू तो हैंडल हो जाएंगे। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि जो रोटी रोजी का मामला है लोगों का, रोज डेली आटे का मामला है, उसके लिए आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब लगे हुए हैं और इंशाल्लाह 2-4 दिन में सूरत हाल बेहतर होती जाएगी। क्योंकि इतना बड़ी जो बॉटलनेक्स आई है, जो इतनी रुकावटें बड़ी बड़ी खड़ी की गई हैं, बदकिस्मती की बात यह है कि फॉर्मल गवर्नमेंट किसी मिशन में कामयाब हुई नहीं, एक में कामयाब हुई है। गालियां, बदकलामी, हाँ जी, और ऐसे ऐसे नई अख्तराएं निकाली हैं उन्होंने लोगों के ऊपर उनका दिल दुखाने के लिए। वो तो कमाल कर गए वैसे। बाकी जो आप देखते हैं सारा काउंटर प्रोडक्टिव हुआ है। इस वजह से ये मिशनरी जील के साथ काम करने की जरूरत है और इंशाल्लाह काम होगा। ये हर जगह ये कहते हैं जी छोटे छोटे जो हैं ग्रुप्स हैं, जो भाई दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में कोलिशन गवर्नमेंट्स चलती हैं। ये तो बड़े सिचुएशन अच्छी है, जिसे हम कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक तो बात। ये बहुत सारे डिसेंटिंग ग्रुप्स हैं, उनको इकट्ठा कर लिया गया है। तो अच्छा है, उनको लॉन्च कर दिया गया है टू सर्व द पीपल एंड सर्व द कम्युनिटी एंड सर्व द नेशन। ठीक बात। इसलिए ये मुश्किल जरूर है, बट इंशाल्लाह वी विल ओवरकम दिस जी डिफिकल्टी आफ्ताब वेरी जहांगीर सून। साहब, मैं आपसे भी, हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, वो भी हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, उनको भी मैं शामिल करूंगा। वो भी आज उस जोहराने में कह लीजिए या ब्रीफिंग में कह लीजिए शरीक थे, जिसका मैंने तज़किरा किया है, जहां शहबाज शरीफ साहब से बहुत से सवाल पूछे गए। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने राना मकबूल साहब को सुना, मसला आप इलेक्शन के लिए निकले हुए हैं, स्ट्रीट्स पर निकले हुए हैं, इलेक्शन कराने के लिए भी असेंबलियों में बैठकर आपको कुछ कानून पास करने पड़ेंगे, बहस करनी पड़ेगी, डेट फिक्स करनी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन के मामले कुछ 2 रकान उसके नहीं है, आपको तो खैर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी इतराज। तो कैसे हल होंगे सारे मसाइल? अच्छा देखिए मीर साहब, पहले तो हफीजुल्लाह साहब को और राना साहब को मेरा सलाम। जी जी। बात ये है कि जैसे अभी राना साहब बात कर रहे हैं मकबूल भाई, तो ये तो कह रहे हैं कि बड़े अच्छे हालात हैं, बड़े जबरदस्त चीजें हैं जी, बस सब सही हो जाएगा। मैं ये समझने से कासिर हूँ, आज तक मुझे इस बात का सवाल नहीं मिलता कि जिन लोगों को आपने अपने साथ शामिल किया है, ये वो लोग हैं जो हमारे साथ शामिल थे और उस वक्त ये सब खुश थे, कहते थे गुडी गुडी है। लेकिन वफाकी हुकूमत तो आपकी वोटों से नहीं बनी। नहीं, आप सुन तो लेना मीर साहब। अच्छा, वो ये सब वही लोग हैं जो जो अब इनके साथ हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि बात ये है कि आप इस वक्त देखिए सूरत हाल, अगर ये थोड़ा सा इस तरह है वो करते जिस बुनियाद पर ये आए थे कि जी कि महंगाई है, पहले धांधली की तहरीक चलाई, वो नाकाम हो गई, लोगों ने उसको उस बयानिए को नहीं एक्सेप्ट किया, फिर ये महंगाई का लेकर आए, फिर असल कहानी जो है वो अब आपके सामने खुलकर आ रही है। देखिए मीर साहब, आप भी हैं और आप जैसे बेशुमार जो सीनियर सहाफी हैं वो भी अपने अपनी राय रखते हैं। जो आप लोग क्योंकि हमसे ज्यादा करीब होते हैं लोगों के दरमियान, आपके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा होते हैं, अंदर की बातें भी आपको ज्यादा पता चलती हैं, उनके भी आप जब उठा के यूट्यूब चैनल्स पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या सूरत हाल थी, किस बुनियाद के ऊपर हुकूमत को हटाया गया। वो हमारा मौकिफ जो है, हम जो कहते थे उसकी तायद हो रही है अब कि ये क्यों हटाया गया हमें। अगर ये थोड़ा इंतजार करते और अब आवाम की अदालत में जाते, आवाम फैसला करती, तो इनके लिए बहुत नहीं, वो तो बार बार कह रहे थे लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, हम धरना दे रहे हैं, आप इलेक्शन कराएं। उस वक्त इलेक्शन के लिए आप तैयार ही नहीं थे। नहीं, हम तो इसलिए तैयार नहीं थे कि हमें हमारा हक है 2023 तक का इलेक्शन किया है। तो फिर आप इलेक्शन की क्या डिमांड कर रहे हैं? इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि निकाल दिए गए।
नहीं, निकालने के साथ साथ हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जब आपको एतमाद नहीं रहा है, लोगों का एतमाद नहीं रहा, तो फिर इसका बेहतरीन हल जो है वो इलेक्शन है। ऐसा नहीं हो सकता कि जी आप 8 महीने में वो कौन सा कारनामा अंजाम देंगे, कौन से कपड़े बेचेंगे जिसकी बुनियाद पर आप आटा सस्ता करेंगे। आप वो महलात को बेचते, वो कहते मैराडोना नहीं है। 30 लाख टन गंदम कम पैदा हुई है। आप कहते थे बम्पर क्रॉप हो रही है, वो कहते हैं 30 लाख टन कम पैदा हुई है। मीर साहब आपने भी बड़े बात सुनी राणा साहब की, मैंने भी इत्मीनान से बात सुनी है, तो आप मेरी भी सुन लें। मैं आपको सुन रहा हूं, बिल्कुल। देखा होगा कि मैराडोना की जो शर्ट है वो $1.5 अरब की बिक गई है, तो उन्होंने सोचा कि मेरी भी शर्टें जो है वो $1.5 अरब की बिक जाएंगी, तो मैं ले जाकर जो है वो वहां पर लोगों को आटा सस्ता दे दूंगा। तो भाई आपको महलात बेचने पड़ेंगे। आपने वो नवाज शरीफ की तरह, आज मैं मूड में हूँ, लो 5 अरब तुम्हें दिए, 10 अरब तुम्हें दिए, कल वो भी मूड में थे, छोटे भाई भी मूड में थे, लो 2 अरब तुम्हें दिए, ये सब मुझे दिया, ये दिया थी। ऐसा नहीं हुकूमतें चला करती। आज आप खुद कहते हो कि आपको पता है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है इस मुल्क की है, जिन कुव्वतों के मिलकर आप हुकूमत करना चाह रहे हैं वो भी बैकफुट पे जा रही है। आप अभी गए सऊदी अरब में, वहां पे आपको हरी झंडी दिखा दी गई। आप उसके बाद दुबई में गए, वहां पे भी आपको हरी झंडी दिखा दी गई। कल खुद इकरार किया शहबाज शरीफ साहब ने कि जी मैं वहां गया, मेरा बड़ा इस्तकबाल हुआ, लेकिन भूल गए आगे वो बात को इधर से उधर घुमाना शुरू कर दी। भाई बताते हैं ना क्या तो क्यों झंडी दिखा दी गई, क्या रिलीफ लेकर आए, क्यों झंडी, और फिर खुद ही कह रहे हैं कि हम कशकोल लेकर, हम भी तो ये कह रहे थे कि कशकोल को तोड़ना है। तो आप आज भी कशकोल लेकर घूम रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि जी कशकोल को तोड़ना है। चलिए ठीक है, तो मैं आप दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। फिजुल न्याज साहब से ही बात करते हैं। फिजुल न्याज साहब, मैं तस्करा कर रहा था, राना मकबूल साहब से मैंने जिक्र किया कि शहबाज शरीफ साहब से आज बहुत से सवाल किए गए। लोग इलेक्शन की बात भी करते हैं, लोग ये भी पूछते हैं कि प्लानिंग क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो बात की बात है। अभी अगर आप 1 साल 1.5 साल जो भी वक्फा आप कहते हैं, उसके लिए एक आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग कह लीजिए, शॉर्ट टर्म कह दीजिए, इमीडिएट प्लानिंग कह दीजिए, वो कहीं नजर नहीं आती। यानी कि किसी एक पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा, वो पार्टियां भी जो गैर सियासी कुव्वतें स्टेक होल्डर हैं उनके यहाँ भी नजर नहीं आती। क्या क्या किस तरफ जा रही है, हम क्या हो रहा है हमारे साथ? मैं पहले तो मेरी सिर्फ आज इमरान खान साहब की तकरीर जो है अहमदाबाद की मैंने गौर से सुनी, और मेरे लिए हमेशा इमरान खान साहब की तकरीर सुनना जो है एक एंटरटेनमेंट है। पहले मैं टॉर्चर होता था, अब मैंने एंटरटेन होना शुरू कर दिया। वो यकीन है कि मैं हैरान हूँ, हमारे दोस्त बैठे हैं यहाँ पे, शहबाज शरीफ साहब से 3.5 हफ्ते का हिसाब मांग रहे हैं। 4 हफ्ते हुए या 4.5 हफ्ते हुए हिसाब मांग रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर फरमा रहे हैं उसी तकरीर में कि $8 महंगा कर दिया। अब खुद कह जाए तकरीर, अब इसके वो कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं द मैन हैज अ चीक। कह रहे हैं जी कि $1 महंगा थी, इससे महंगाई होगी, और ये महंगाई का तूफान है, इससे हिसाब नहीं देते। मीडिया कैसे कंप्लेन कर रहे थे, क्यों नहीं जाते? हालांकि 2 दिन से इनको मीडिया को बताते नहीं है कि मीडिया ही ने तो लोगों को बताया कि पूरे पाकिस्तान महंगाई आई हुई है। तो इमरान खान साहब तो खुद भी कह चुके हैं, मैं भी अपने बारे में यही कहता हूँ कि मुझे ना टमाटर का रेट पता है, मुझे मीडिया बताता है, क्योंकि मेरा ये इशू नहीं है, न इमरान खान साहब को पता है। मुझे खुद कहा हुआ है कि मैं टमाटरों के लिए बना हूँ। 3 महीने बाद जब खड़े हुए, उन्होंने कहा था कि इक़्तिदार से पहले कहते थे 2018 में कि मैं जो हुकूमत आती है 3 महीने पता चल जाता है चलना या नहीं चलना। जब 3 महीने गुजरे तो शेख जो पहुंचे मैशर में, अब माल नदारत, जिस माल के ताजर थे वो माल नदारत, तो अंडे मुर्गियां कट्टे छोड़े उसको बारे को। अब उसमें भी उन्होंने कहा, तब एक फिक्र बड़ा खूबसूरत कहा, उन्होंने कहा जी अभी हमें 100 दिन हुए हैं, इसलिए चाहिए तो नहीं था कि मैं हिसाब देता। अब पहली बात खुद ही कहा था हिसाब देंगे, अब हिसाब देना। असल क्राइसिस ये है कि जब झूठ जो है जिस कौम को अपनी गिरफ्त में ले ले, और जिसको कहीं आप अपने शुआर बना ले। वासिफ का एक बड़ा खूबसूरत कौल है, उन्हें कहा जो झूठा शख्स होता है उससे उसका सच भी ना लो। ये सारे बड़े समझदार लोग हैं इमरान के साथ। मैं कम अज कम जिनको तरीके साहब में जानता हूँ, पाकिस्तान के बेहतरीन औसाफ हमीदा कमाल के थे, वो कहाँ सो गए हैं? जिसको नहीं बताते कि लीडर साहब आप झूठ ना बोले, हम इसे बगैर खुदा चला रहेंगे।
पता नहीं उसके क्या कहना चाहिए, तकलीफ होती है किसी बड़े लीडर के बारे में कहना है कि ज़हनी खलकसार का शिकार है, इंतशार का शिकार है। दो चीज़ों को चाहिए कि एक चीज चाहिए, अब क्या फिर किसके कि पास या प्लानिंग है? नवाज शरीफ को आप वोटों के लिए जाएं या मार्शल लगाएं। नहीं, प्लानिंग दोनों किसके चीजें नहीं पास? हो सकती हैं। कोई प्लानिंग है? कोई विजन नजर आता है? देखिए मीर साहब, मेरी आप मीर साहब उनसे सवाल कर रहे हैं कि इनका शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, वो खानदानी रंजिश निकाल रहे हैं। मेरे सैफुल्ला नियाजी भाई मेरे दोस्त है, मोहतरम है, वो खानदानी रंजिश निकाल रहे हैं। वो भाई आपसे जो सवाल मीर साहब ने किया क्यों आप औरतों वाली बातें कर रहे हो? खुदा के बाद क्यों औरतों वाली नियाजी भाई ऐसी बात ना करें ना यार। दिल्ली की ख्वातीन की तो क्यों आपने दीवार की तरह झगड़ा शुरू कर दिया? मैंने आपको जो बात की है, अगर मैंने गलत किया तो अच्छा, इनकी बात सुन लें। मैं आपकी तरफ भी आऊंगा, आफ्ताब जहांगीर साहब आपकी तरफ भी आऊंगा। राना मकबूल साहब सुनने वाले भाई मेरी बात सुने, भाई मेरे भाई मेरे प्यारे भाई मेरी बात सुने। लेकर बैठ गए मेरे भाई मेरी बात, मैं जानू और मीर साहब जाने। अब आप अब मेरी बात सुने ना आप। अच्छा, आप बात तो सुन लेना। आफ्ताब जहांगीर साहब बात तो सुन ले, बात सुन ले। नहीं सुन सकेंगे आपने सवाल क्या किया, वो जवाब क्या दे रहे हैं आपको? तो आपने भी मेरे साथ वही किया था जो ये कर रहे हैं। आपने भी वही किया था। आप तजियाकार बने, आपको अल्लाह को जानते हैं, आप अपनी रिश्तेदारी को अच्छा, मैं वक्फा ले लूं, क्या करूं मैं, मुझे बताइए। नहीं वक्फा आप ले या ले, आप वक्फा बेशक ले। इनसे आफ्ताब जहांगीर साहब जो है भले माने। मैं अर्ज करूं मीर साहब, राना मकबूल साहब की बात सुने जरा। राना मकबूल साहब एक बात करते हैं कि मैंने गलत बात कौन सी की है आफ्ताब साहब? आप कह रहे हैं मैं जानू हमें साहब जाने। अच्छा, एक मिनट आप दोनों ऐसी आप एक ऐसी लो लेवल की गुफ्तगू कर। अच्छा, आप दोनों अगर चुप करें। आप अपनी माँ से झगड़े हैं, आप अपनी बहन से झगड़े हैं, ये कोई बात है? आपके खानदान के बारे में सवाल ही नहीं हुआ। जी आप तो भाई मारे हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब 1 मिनट के लिए खामोश हो। मैं राना मकबूल साहब से कहता हूं कि एक मिनट ठहरिए। राना मकबूल साहब, आप क्या कहते हैं इस सारी सूरत हाल पर? अर्ज करता हूँ। हाँ जी राना साहब। जी मैं अर्ज करता हूँ, आफ्ताब साहब जो उनके दोस्त जो है ना, उनमें कुव्वत बर्दाश्त की भी बहुत कमी हो चुकी है। कि इनके रहबर रहनुमा दिन रात गालियों में बात। आफ्ताब साहब आप बात सुन ले, अब बात सुन ले ना। अब और गुफ्तगू का अंदाज जो उन्होंने पैदा कर लिया है, और जो अपने वर्कर्स को प्रीच करते हैं कि इनको मारें, इनको पकड़ें, उनको, ये कोई फसाद फिल अर्ज करने का इनका प्रोग्राम है, लेकिन हो नहीं सकेगा। क्योंकि दूसरी तरफ भी तो लोग लावारिस नहीं बैठे हुए ना। जब रिएक्शन आएगा तो फिर मुश्किलात इनके लिए भी होंगी। मैं जो बात हो रही थी ना जी कि जी प्लान क्या है, प्लान तो है कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, इलेक्शन होगा जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में। अगर ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बयान दिया है, गलत दिया है, दे शुड मेक ए पिटीशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ठीक बात। ये चले जाएं कि जी इलेक्शन कमीशन पाबंद है 3 महीने में कराने का, तो वो तो नहीं करा रहा, तो वो उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल करें कि क्यों नहीं करा रहा है। क्योंकि वो तो खुद कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हमने काम लेना है। अगर उनके पास कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं है तो इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे देगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक बात। अगर उनके पास जेन्युइन एक्सप्लेनेशन है जो कि उन्होंने कही है और प्लॉजिबल बात बनती है, तो फिर 7 महीने बोलेंगे। तो हुकूमत खुद कह रही है कि हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन कैसे? जैसे एक तो इलेक्शन कमीशन का, दूसरा जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं होंगी तब तक इलेक्शन नहीं होगा। इसलिए कोई 3-4 महीने ज्यादा लग जाएंगे, 6-7 महीने भी नहीं। वो तो एक बात है कि अगर इलेक्शन कराने का मूड हो, वरना 14 महीने इस गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं कि ये 14 महीने तक रह सकती है कम से कम। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। मीसब जो है ना हमारे सारी मेन लीडरशिप का, वहां से भी यही साहब का भी यही है कि इलेक्शन हमें जल्दी से जल्दी कराना है। ठीक बात है। वैसे मैं कह रहा हूं फिजिबिलिटी भी तो देखनी है ना हमें। वो आपकी बात सही है। चलिए मैं राना साहब एक वक्फा लेता हूं, वक्फे के बाद मैं दोबारा आता हूं, क्योंकि बात हमने खासी लंबी कर दी है। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, बात को शुरू करते हैं। सलमान आबद साहब भी फिर हमारे साथ शामिल हो गए इस गुफ्तगू में, देखते हैं वो क्या कहते हैं। एक वक्फा लेते हैं।
जैसा कि मैंने बताया था कि सलमान आबिद साहब भी हमारे साथ शामिल हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं ताकि बाकी हज़रात के साथ जो गुफ्तगू हो रही है उसमें कोई डायरेक्शन पैदा हो। सलमान साहब, पूछना आपसे ये है कि फजा गर्म है, वो भी कहते हैं इलेक्शन हो जाए, वो भी कहते हैं कुछ उधर भी इल्ज़ाम तराशी, उधर भी इल्ज़ाम तराशी, उधर भी जलसे, अब इधर भी जलसे शुरू हो गए हैं, और पंजाब में गवर्नमेंट बन नहीं पा रही, कुछ जो भी रीज़न होगी, जेन्युइन होगी, नॉट जेन्युइन होगी, कुछ भी होगी, ये अदम इस्तेहकाम है, इसमें कोई डायरेक्शन किसी की भी नज़र आती है? मैं जब किसी की कहता हूँ तो उसमें कहता हूँ सियासी जमातों के अलावा उन कुव्वतों की भी जो गैर सियासी हैं लेकिन स्टेक होल्डर हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए मीर साहब, आपने खुद ही बहुत अच्छी बात कह दी है कि इस वक्त जो बहुत ज्यादा सियासी महाजराई या ज्यादा पोलराइजेशन हमें नजर आ रही है, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो आपके इंटेलेक्चुअल्स हैं, मीडिया है या हमारी स्टैब्लिशमेंट है, ये किसी भी तौर पर हमारी सियासत और जमहूरियत और मुल्क के मफाद में नहीं है। इसमें जितना कूल डाउन हम करेंगे सिचुएशन को, उतना ये मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कोई किसी को ओन करने के लिए तैयार नहीं है, सारे एक डिसओन की पॉलिसी के ऊपर खड़े हुए हैं। एक बात तो ये है। और दूसरी बात देखिए, बात ये है कि अगर आप अर्ली इलेक्शन का मुतालबा भी करते हैं तो ये अर्ली इलेक्शन का मुतालबा भी किसी डायलॉग के नतीजे में ही पूरा होगा ना। अब डायलॉग तो हो नहीं रहा, हुकूमत और अपोजिशन मिलकर बैठने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे पे एतमाद नहीं है, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी है, तो फिर ये इलेक्शन का मामला भी कहां तय होगा? एक बात। और ये एस्टेब्लिशमेंट ने कोई आइसोलेशन में बैठ के तो तय नहीं करना, उनको भी बाकी सारे फरीक इकट्ठे बैठा के तभी कोई चीज आगे बढ़ सकेगी ना। और दूसरी बात यह है कि देखिए, एक और सिंपल सी बात है, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक बड़ा चैलेंज तो ये है कि इमरान खान की जो तहरीक है, जिसको बड़ी पॉपुलर इस वक्त हमायत हासिल है, लोग बहुत जोर दौड़ उनके पीछे हैं, तो उनको कैसे डील किया जाए ताकि इस सिचुएशन को कूल डाउन किया जाए और उनको टेबल पे लाया जाए। एक चैलेंज उनका ये है कि अपोजिशन को कैसे डील किया जाए, यानी राना सनाउल्लाह के जरिए डील किया जाए या मरियम नवाज के जरिए डील किया जाए? नहीं, राना सनाउल्लाह के जरिए तो डील नहीं होगा, इसमें कुछ ऐसे लोगों को, संजीदा लोगों को लाना पड़ेगा जो जरा मफाहमत की सियासत की को ज्यादा बेहतर तौर पर समझते हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज उनका ये है हुकूमत का, जी दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि जो मुल्क की मईशत है उसको कैसे संभाला दिया जाए। आप देखिए ना, रोजाना की बुनियादों पर कीमतों में इजाफा तो हो रहा है और लोगों का ख्याल था कि हुकूमत की तब्दीली के बाद उनको कोई बड़ा माशी रिलीफ मिल सकेगा। अभी तो बहुत अर्ली ये बात कहना, क्योंकि 10-12 दिन हुए हुकूमत को बने हुए, लेकिन आगे जाकर किस तरीके से अगले 3-4 महीनों में हुकूमत किसी डिलीवर करने की पोजीशन में आती है या नहीं आती है। अगर नहीं आती है तो फिर हुकूमत पर दबाव बहुत बढ़ जाएगा, उन पर प्रेशर बहुत बढ़ेगा और PMLN को ये सारा सियासी बोझ भी उठाना पड़ जाएगा हुकूमत का, जो कि उनके हक में उस तरह से नहीं है, क्योंकि उन्होंने अगर आगे इलेक्शन में जाना है। और तीसरी बात यह है कि PMLN के भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमें लगता यह है कि इलेक्शन शायद अर्ली कराने पड़ जाए। अब जब मैं अर्ली इलेक्शन कहता हूं तो ये अक्टूबर-नवंबर से पहले मुमकिन नहीं है मीर साहब, इससे पहले तो बिल्कुल इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन इसके लिए फिर सारे मामलात इलेक्शन कमीशन के साथ, और जैसे अभी राना बबूल साहब कह रहे थे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वगैरह के मामलात तय होने हैं, इसके लिए फिर आपकी सियासी जमातों को पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट से बाहर को सियासी रोल प्ले करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि हम एक बंद गली में दाखिल हो गए हैं और हम जो है फैसले पार्लियामेंट में करने हैं, सियासी फोरम पे करने हैं, वो हम सियासी मैदान में करना चाहते हैं। आप देखिए, उसी के रिएक्शन में, इमरान खान के रिएक्शन में PMLN भी जलसे कर रही है। कल पीपल्स पार्टी ने भी इंडिकेशन दे दिया कि वो भी जलसे स्टार्ट कर देगी। तो अगर सब ने जलसों की सियासत करनी है तो फिर ये पूरा मुल्क जो है ये एक पोलराइजेशन का शिकार भी होगा और साथ साथ जो डिस्टेबिलिटी है पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो भी स्टेट के ऊपर लगेगी। और ये जो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी दबाव बढ़ गया है इस वक्त, यानी वो भी सर जोड़ के बैठे हुए हैं, जैसे सियासतदान सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि इस पूरे बुरहान का जो रेजोल्यूशन है वो कैसे निकाला जाए। क्योंकि इमरान खान तो कहते हैं कि वो एक नुकाती एजेंडे के ऊपर नए इंतखाबात के बगैर इस्लामाबाद से नहीं आएंगे। और दूसरी बात ये भी देखना है कि इमरान खान किस ताकत के साथ इस्लामाबाद जाते हैं, फ्री हैंड उनको मिलता है, नहीं मिलता, वहां वायलेंस होता है, नहीं होता, और क्या वो वहां पे लंबा स्टे कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। ये सारी बातें जो मई के महीने में डिस्कस होनी है और पता फैसला कुन महीना मई, जिसमें डिसाइड होगा कि क्या हम अर्ली इलेक्शन की तरफ जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। अच्छा हफीजुल नाइस साहब, ये एक तो सलमान आबिद साहब ने जो बातें की हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। एक सवाल और था जो मैंने राना मकबूल साहब से किया था, आज जो शहबाज शरीफ साहब ने, ये हमारा तासुर ये है कि शहबाज शरीफ साहब के चीन से बहुत से ताल्लुकात हैं, वो CPAC को रिवाइव कर सकते हैं। आज उन्होंने कहा कि ये बड़ा मुश्किल काम है, यानी इसको रिवाइव करना भी आसान नहीं है। क्या नजर आता है आपको? मैं हमेशा दो बातें करूंगा, एक तो जो राना साहब मोहतरम ने जो फरमाया है उस पर कमेंट करूंगा, और वो उनकी ये पूरी जिंदगी का हासिल कलाम है
और कोई भी ये इस तरह के कैपेसिटी का, इस टैलेंट का, इस शान फरासत का बंदा जिसने सारी जिंदगी सिक्योरिटी के अंदर सीनियर लेवल पर काम किया जी बिल्कुल शक नहीं। तो ये मुझे ये खुशी है कि हमारे आम फैन जैसे बंदे ने जो अंदाजा लगाया था कि इमरान खान फसाद फिल अर्ज चाहता है, राना साहब ने उसका एंडोर्स किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मुझे उससे मेरे एतमाद में इजाफा हो कि ये संजीदा लोग वही सोच रहे हैं जो हमने 3 महीने से जनवरी की तारीख उसकी तकरीर से मैंने कह दिया था कि ये शख्स फसाद से अर्जी हो जा रहा है, ये मुल्क में मार्शल चाहता है, ये चाहता है कि ये मेरे इक़्तिदार से मुझे अलहदा किया जाए, तो वो कोई जमहूरी हुकूमत ना आए, आईनी तब्दीली ना आए और कोई फौज आगे कब्जा कर ले। दूसरा सलमान आबिद साहब ने जो फरमाया है, मैं उनमें से थोड़ा सा कहता हूँ, आप बैठे थे और इम्तियाज आलम साहब ने फरमाया था जी कि इम्तियाज आलम साहब ने फरमाया था कि जी शहबाज शरीफ साहब से इलेक्शन कब होने हैं। शहबाज शरीफ, हाँ जी। तो जब मैंने कहा नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ कि इलेक्शन नवंबर 2023 में होंगे। आपको मैंने कहा इम्तियाज साहब को जवाब मैं दे देता हूँ, इलेक्शन 2023 में होंगे। मैं अभी बता रहा हूँ कि इलेक्शन जी 2023 में होंगे। अब कोई समझ ले इमरान खान। अच्छा, ये बातें तो आपकी हो गई, आप ये बातें हो गई। मैं कहता हूँ दूसरी बात नहीं, उसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, मैं एक और इम्पोर्टेंट बात जो वो करनी जरूरी है। बाकी जो लोगों को तलकीन कर रहे हैं ना, उसका एक मुजाहरा वो देख चुके हैं। शाहजेन बुख्ती के बाल को हाथ लगा, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती पे अभी जवाब नहीं आया, वो भी आएगा, अल्लाह रहम करे, क्योंकि बड़ा वो लिखल जवाब होता है। और वो मेरे जैसा बंदा जो नहीं होता, ये फिर तो मुमताज कादरी टाइप जो साथ ही राना साहब के साथ अल्लाह रहम करे। लेकिन 22 करोड़ लोगों में मैं हमेशा कहता था, मैं सलमान ताजकीर को ये बात उसके मुंह पे गई थी, पीसी में एक दफा हम डिनर पे करते थे, मैं कहा सलमान भाई ये आप 18-19 करोड़ में से मत सोचें कि हर बंदा आप रेट नहीं करेगा। ये हुर्मतें जो होती हैं लोगों को पति कितने बंदे हम जो है झुके डाल चुके हैं, मुझे उससे भी गर्द नहीं है। लेकिन शाहजेन बुख्ती के ऊपर हाथ लगाने से 2 घंटे बाद कासम सूरी के हड्डियां तोड़ी और पोली क्लिनिक इस्लामाबाद में उसे जमा करा दिया 2 साथियों समेत। इमरान खान साहब नहीं तो अब ये तो हफीजुल्लाह रईस साहब ये तो जो कर रहे हैं इमरान खान साहब नहीं, ये तो अच्छा ठीक, इलाज तो नहीं है ना जी। तो हड्डियां तोड़वाए गए सारों की, ये जैसे आफ्ताब जहांगीर साहब जितने बंदे हैं ना, ये मियाँ वाली के अंदर कोई इनका सीनियर है ना, तो वर्कर की नहीं टूटती नारे लगाने वालों की। मैं ये देख चुका हूँ, मियाँ वाली में लगाए किसी के खिलाफ नारे, अब भूट के रख दें। चलिए ठीक बात है। कोई बंदा अपनी फर्जी बता। मैं आपकी तरफ इमरान खान साहब जलसों का ट्रायल हो रहा है, नारे लगे जब मैं आता हूँ आपकी तरफ, दोबारा आता हूँ, मैं आता हूँ। आफ्ताब जहांगीर साहब, बाकी सीपैक जो है, सीपैक एक साजिश के साथ बंद कराया गया था, जिससे वो साजिश खत्म होनी थी। सीपैक अमेरिका ने साजिश करके नवाज शरीफ की हुकूमत को टॉपिक किया था। इमरान खान साहब को साजिश के लिए 10 वॉल्यूम अबू धाबी में ISI ने और CIA ने तैयार किए थे। ये लाइन थे सारे के सारे अमेरिका के साथ। सीपैक को बंद कराने के लिए आप मेरा मौक़िफ़ जानते थे। मैं अपने कॉलम में 2014 में लिखता था कि अमेरिका कभी नहीं बनने देगा, जान पे खेल जाएगा, और कहता था चीन बना के रहेगा, जान पे खेल जाएगा। ये मेरी सारे जर्नैलों से राइट हम पिस जाएंगे हाथियों की लड़ाई में। अब सीपैक में अभी बता दूं, बुरी खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब जतन कर लें, हम अमेरिका मैं आता हूँ आपकी तरफ, हफीजुल्लाह साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ। मुझे आफ्ताब जहांगीर साहब से बात कर लेने दीजिए, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी आफ्ताब जहांगीर साहब, आप क्या कहना चाहती है इस मसले पर? अच्छा देखिए, पहली बात तो मीर साहब कि आप जब भी सवाल करते हैं न्याजी साहब उसको दूसरी तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप जवाब दें ना। मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरी मर्जी, मेरा सवाल मेरी मर्जी। अच्छा, मेरा तोहफा, मेरा जवाब मेरी मर्जी। आपने कहा कि जी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी, पोली क्लिनिक में जमा करा दिया जाएगा, है आपने ये कहा। देखिए बात ये है कि दोनों तरफ ऐसे ही होता है कि जब राना सनाउल्लाह जब कह सकता है कि कादियानी हमारे भाई हैं, राना उल्लाह साहब जब ये कह सकते हैं कि हज शामिल नहीं है, तो इसी तरह
झूठ है, बकवास है, ये लोगों के लिए खाम का झूठ बोल के अपना गन फैला। अच्छा राणा साहब, बात सुन ले, आप बात सुन ले। राणा बकूल साहब भी मौजूद हैं, सलमान अहमद भी मौजूद हैं। यही कराना पड़ेगा, ये खतरनाक काम करने जा रहे हैं। ये लोग पीछे कि ये अपनी मौत में सौदा करने के लिए तैयार बैठे हैं काम के लिए। इसको ये बात कंफर्म करनी पड़ेगी वगैरह, इसको पुरात निकाले। संजय को अच्छा मैं सेंसर कर दूंगा। कहाँ बयान आए राणा सनाउल्लाह का, कादियानी हमारे भाई हैं। ये इसको बकवास ना करने दें, मीडिया इसको बकवास ना करने दें। ये बंदा बक रहे हैं। अफ्ताब जहांगीर बड़ी इज्जत कर रहे थे, बक रहे हैं। ये लोगों के साथ ये बात सुने, प्रोग्राम को तो चलने दे भाई, मैं बेबस बैठा हुआ हूँ। क्या बक्का ले ले? मैं राणा साहब आप बताएं, राणा साहब आप बताएं। सर देखें जो आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आफ्ताब साहब राणा साहब की बात सुनिए जरा। मैं अर्ज करूं, देखिए मैं म्यूट ना कुछ करना पड़ेगा। जो इन्होंने कर दी, जो कि नहीं करनी चाहिए, और बात ये गलत है और अबस है। क्योंकि मैं राणा सनाउल्लाह को जितना जानता हूँ कम लोग जानते हैं, वैसे तो अब सारा मुल्क जानता है। आफ्ताब साहब बात आप सुन लें जरा, सारा मुल्क जानता है। अब मेरी बात सुने, अब राणा साहब की बात सुन लें आप जनाब, आप राणा साहब की बात सुन लें। आफ्ताब जहांगीर साहब आप बात तो सुन लें, अब बात तो सुन लें। आपने बहुत बड़ा इत्तेहाम लगाया है, वो आप बात सुन लें। वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, अब उनके ऊपर गुस्सा ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक पे जो इनके लोगों ने इनकी लीडरशिप की डायरेक्शन पे हरकत की है, वो नाकाबिल बर्दाश्त है सभी के लिए। मुझे तो खतरा है कि अल्लाह की तरफ से कोई रौत ना आ जाए। यानी वो जगह जिसके बारे में अलामा साहब फरमाते थे, सुनने बात कि अदब गाही ज़ेरे आसमान। यार आप बात सुन ले यार, राणा साहब की बात सुन ले आप। आफ्ताब जहांगीर साहब ये बात तरीका गलत है, आप बात सुने, किसी की बात नहीं सुन रहे आप। हफीजुल्लाह न्याई साहब आप भी बात सुन ले। राणा अदब गाही ज़ेरे आसमान कल भी मैंने सुना था कि नफस गुम करदा मी आए जादो बाग नहीं था। एक अदबगाह है, आसमान के नीचे है, लेकिन अर्श से ज्यादा नाजुक है। यहाँ तो जुनैद बायजीद और जुनैद बगदादी और बुस्तामी जो हैं, बायजीद बुस्तामी अपना सांस बंद करके आते हैं। ये उसका तबर्रुक है ये। और इन लोगों ने जो जाके वहां खिदमत किया है, तो क्या उसके ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए? इन लोगों ने तो बर्बादी कर दी है दीन की भी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के ऊपर जो उन्होंने हरकत की है, अल्लाह मुआफ करे। ये को पागल हो चुके हैं, ये को अक्लमंदों वाली काम करते हैं। इसलिए सिद्दीकी साहब सीनियर आदमी हैं, अपने जज्बात को कंट्रोल करके अपनी लीडरशिप को समझाएं। ठीक बात है। सलमान अहमद साहब आप क्या कहेंगे इस बात के कंक्लूजन पर अंदाज में? देखिए बड़ी बुनियादी सी बात है मीर साहब, ये जो पोलराइजेशन अभी हम देख रहे हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब की और आफ्ताब जहांगीर साहब की भी, मैं इसी से डरता हूँ कि सियासत में हालात को इस नहज पे ना लेके जाया जाए जहां मुकालमा खत्म हो जाए, जहां डायलॉग खत्म हो जाए। और पाकिस्तान के पॉलिटिकल मसलों का जो हल है वो डायलॉग की सूरत में ही हो सकता है, किसी महाजराई एजिटेशन की सियासत से डायलॉग खत्म ना हो, अंपायर अपनी उंगली भी खड़ी ना कर सके। देखे ना, अब तो अभी तो ये है कि इस वक्त तो ये कहा जा रहा है ना कि अंपायर इस वक्त की हुकूमत के साथ है। मैं कहता हूँ किसी के साथ भी ना हो, मैं इस अंपायर की बात कर रहा हूँ जो उंगली खड़ी नहीं कर सकता, और एक ऐसा किरदार अदा करें जो सबके लिए काबिल कबूल हो, तभी ये मसला हल हो सकेगा ना जी। ठीक बात है जी, बिल्कुल ठीक बात कही सलमान आबिद साहब ने। इसी के साथ हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं अगर हमारे हालात ने इजाज़त दी और हम इस बात को आसानी के साथ इसके अंजाम तक पहुंचा सके जी। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, हम गुफ्तगू कर रहे हैं और चाहते हैं कि अब किसी के नतीजे तक पहुँचे, इज़्दाल के साथ बात करें। अगर गर्मी बढ़ जाए, इश्तियाल बढ़ जाए तो फिर बात हो नहीं सकती। आफ्ताब जहांगीर साहब, मैं सबसे पहले आप ही से कहना चाहता हूँ कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, नुक्ता नज़र को ज़रा, मैं एहतियात के साथ तो नहीं कहता, ज़रा इस तरह बयान करें कि बाकियों के लिए भी सुनना आसान हो जाए। जी आफ्ताब जहांगीर साहब। अच्छा देखिए मीर साहब, मसला ये है कि अगर हम
अपने पॉइंट पर रहें, आपके सवाल का जवाब मैं आपको दे सकूं। हो सकता है वो मेरा मुनासिब जवाब ना हो, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दूं। लेकिन अगर मैं लेफ्ट और राइट की तरफ चला जाऊंगा तो वो फिर इसी तरह की सूरत हाल बनती है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, इसका बेहतरीन हल जो है वो अर्ली इलेक्शन है। वो अनाउंस कर दें, चाहे वो कहें कि जी हम अक्टूबर में करवाना चाहते हैं, चाहे वो कहें हम नवंबर में कराना चाहते हैं, और ताकि ये कि लोगों को एक डायरेक्शन मिल जाए कि जी अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में इलेक्शन होंगे, अनाउंस कर दिया गया है। और 6-7 महीने का टाइम मांगा था सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम 7 महीने से पहले नहीं करा सकते। इसका मतलब है कि 8 महीने के अंदर वो इलेक्शन करवा सकते हैं, तो उन्हें उस तरफ चला जाना चाहिए, क्योंकि यही वाहिद आपके ख्याल में इसका हल अर्ली इलेक्शन है, और इलेक्शन यही है कि और उसके बाद आवाम की अदालत का जो फैसला हो उसको सब कबूल कर लें, सब कबूल कर। और फिर जो भी हुकूमत बनकर आए, चाहे वो नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, किसी की भी हो, उसको अपना 5 साल का मैंडेट टाइम जो है, जो उसको मिला है मैंडेट, उसको पूरा करने का मौका मिले, ताकि वो अपनी जो भी पॉलिसीज अच्छी हैं, बुरी हैं, वो इम्प्लीमेंट कर सके, और मुल्क को एक अपने हिसाब से जो उसको समझती है कि ये तरीकेकार से हम इसको तरक्की दे सकते हैं, तो वो देनी चाहिए। ठीक, यही जी बिल्कुल ठीक है। सलमान अहमद को बाद में देता हूँ, पहले हफीजुल्लाह नाजी साहब, आप अब इस पर क्या कहेंगे? इसी इत्तेदाल के साथ अगर आप बात कर लेंगे तो हमें आसानी होगी बात को आगे बढ़ाने में, और आपको सफर में आसानी होगी। जी मेरा क्या फरमाया? मैंने कहा कि आप इस पर क्या कहते हैं कि इलेक्शन जितनी जल्दी हो सके, सितंबर, अक्टूबर, पिछले ऐसे नहीं होता, ये कि इमरान खान साहब की ख्वाहिशात के ऊपर नहीं चलना। बुनियाद इनिशियल प्रोग्राम नहीं था, इसी पे 7 महीने झगड़ा होता रहा पीडीएम में और पीपल्स पार्टी में, क्योंकि वो कहते थे जी कि इत्तेहादी नहीं आएंगे अगर हमने इलेक्शन जल्दी कराया। मियां नवाज शरीफ मसद था कि उधर से आप हुकूमत बनाए, उधर से असेंबली डिसॉल्व करें, इलेक्शन कराएं। इमरान खान साहब को कैसे रहे थे ना, वो जो इतने दूर देश और तारीख के जो इतने बड़े जो हीरो बन के आए हैं, आपको रास्ता निकल सकता है। कहा गया था कि आप इलेक्शन कराएं, इमरान खान क्यों नहीं कराता था? 7-8 महीने पहले क्यों नहीं कराता था? क्यों कराएं? जब ये बिलावल ने रैली निकाली। यार आफ्ताब जहांगीर साहब, आप चुप करें ना, आप बात तो सुन लेना। यार इसको म्यूट करें, मुझे बात करने दे, इसको अपनी बड़ी हुई है। आफ्ताब साहब आप सुनते बात, सब लोग मौजूद हैं। जी हाँ जी हफीजुल्लाह साहब जी, उस वक्त बिलावल ने रैली निकाली और कहा जी कि तुम्हारी वक्त है, रिजाइन करो और इलेक्शन कराओ, रिजाइन करो। रिजाइन वही था जैसे पहले उन्होंने किया, असेंबली डिसॉल्व कर तो ये करो। ये बिलावल का डिमांड है फरवरी के अंदर तक। ये कहते थे अल्लाह तेरे लाख लाख शुक्र है। अब क्या करें? अब अगर इलेक्शन कराए जाए 7-8 महीने में तो पॉसिबल है? जो जायका मैं बनाता हूँ, मुझे ना शबाजी से पूछे, ना मुझे जनबाजी से पूछे, ना इमरान से पूछे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जमीनी हकायक है, इलेक्शन जो है नवंबर 2023 से पहले अगर हो जाए ना, आप मुझे प्रोग्राम में कभी ना लिया, मेरे साथ जो है ना नहीं ठीक होगी आपकी बात मुकम्मल आ गई। अल्लाह आपका सफर सलामत गुजारे। दिन भी नहीं है मेरे पास, मैं पीर भी, मेरे पास मोकल भी नहीं है। नहीं ठीक बात है, अल्लाह आपका सफर सलामत गुजारे। बहुत मैं समझ गया जी। सलमान अहमद साहब आप क्या कहते हैं? देखिए मीर साहब, बात तो ये है, बड़ी सादी सी है कि अगर आप इलेक्शन के हवाले से, चाहे वो 2023 में हो जाके किसी भी महीने में, या 2022 में हो, ये डिपेंड करता है इमरान खान की मूवमेंट के ऊपर कि वो कितना बड़ा दबाव डालती है अवामी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी और हुकूमत के ऊपर भी, एक बात। और दूसरा, ये हुकूमत अगले 3-4 महीनों में किस अंदाज से चल पाती है, वो डिटरमिन करेगा कि इलेक्शन अर्ली होंगे या नहीं होंगे। अगर हुकूमत से मईशत ना संभली तो आप देखिएगा यही हुकूमत जो है फौरी इलेक्शन की तरफ जाएगी। मुझे लगता यह है कि नवंबर 2023 जो हफीजुल्लाह नाजी साहब बात कर रहे हैं वो बहुत दूर है। उससे पहले पाकिस्तान का सियासी बुरहान इस नहज पे पहुंचा हुआ है जहां कोई बड़ा फैसला हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को और अपोजिशन को मिलकर करना होगा। मिलकर करना होगा ये बात ठीक है। राना साहब क्या कहेंगे आप इस पर सूरत हाल पे? आमिर साहब, सूरत हाल जो है इंशाल्लाह बेहतर होगी। और जो इलेक्शन कैसे देख रहे हैं आप? जल्दी देख रहे हैं, लेट देख रहे हैं? मैं अर्ज कर रहा हूँ, अभी आपने उनकी प्रेस रिलीज अभी आई है, वो देखी होगी, अभी आपके नोटिस में शायद नहीं आई। उन्होंने अपना पैगाम जो दिया है स्टेक होल्डर जिनकी आप बात कर रहे थे, उन्होंने पैगाम ये दिया है कि आप अपने कंडक्ट को दुरुस्त करें और बात करें। और मैं समझता हूँ कि ये सिचुएशन जो है ये मैनेज हो जाएगी। नो डाउट इकोनॉमिक चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज है, वो भी इंशाल्लाह सेटल डाउन होता जाएगा।
इसलिए कोई मायूसी की बात नहीं है। रहा ये प्रेशर के समान आप साहब बात कर रहे थे, ये इलेक्शन प्रेशर के नीचे नहीं होने हैं, ये इलेक्शन जो है ये कानून के मुताबिक होने हैं। इसलिए ये जो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ये प्रेशर की खुद ब खुद भूख निकल जाएगी। इसके बहुत सारे ये प्रेस रिलीज आपने अभी देखा है, अभी आपके खास तौर से जब आप स्टेक होल्डर्स कहते हैं कि ये लोग बड़ी गैर जिम्मेवारी की बातें करते हैं हमारे मतलब भी, इनका सोशल मीडिया में, इसलिए मैं समझता हूँ उनकी भी शायद इसमें रोल होगा कि कोई किस्म की सिचुएशन पैदा हो जाए जिसमें स्टेक होल्डर्स बैठ के कोई फैसला कर लें। तो इंशाल्लाह इसमें कोई एक तरह से जैसे इजमाई उम्मत हो जाएगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है इट विल सेटल डाउन। मेरा आफ्ताब जहांगीर साहब क्या कहेंगे आप? ये तो बिल्कुल बात वाज़ेह हो गई कि ये वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन जो है ना तमाम मामला तय हों और इलेक्शन वक्त पे हों। अगर वक्त पे इलेक्शन होते हैं तो कोई आपको कोई तावन करेगी आपकी पार्टी इसमें इलेक्शन वक्त में? देखिए मैंने तो आपको पहले भी ये बात कही, तावन करेगी, मैं तावन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं। तावन भी करेंगे हम, बिल्कुल हम फेयर इलेक्शन की तरफ हम चाहते हैं कि फेयर इलेक्शन हो और जिससे ताकि जो भी जीत कर आए वो अपना मैंडेट पूरा करे, अपना टाइम पूरा करे और पाकिस्तान को एक अच्छी सिंध की तरफ लेके जाए। ये हो नहीं सकता कि अब तो देखिए अब तो बहुत सारी चीजें वाजे होती चली जा रही हैं। जो अभी जिस तरफ इशारा किया मकबूल साहब ने, जिस प्रेस रिलीज का मैंने वो देखा है और उन्होंने जो पैगाम दिया वो भी आप सबके समझने के लिए काफी है, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त बनी है उसके अंदर जिन का जो किरदार था उसकी वजह से मुल्क के अंदर पोलराइजेशन बढ़ी है। ऐसा नहीं हुआ कि जी लोग बड़े खुशी ये सारी चीजें एक्सेप्ट किए, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। और आज का पाकिस्तानी जो है आज से 77 वाला पाकिस्तानी नहीं है जब उस वक्त तहरीक चली थी या उससे पहले बाद में कोई। अब तो बहुत वैलिड पाकिस्तानी जो है बड़ा वेल इन्फॉर्म्ड है और आपके सोशल मीडिया उस वक्त भी था। उस वक्त हम मीर साहब को सुनते थे, रेडियो सुनते थे, अखबार पढ़ते थे, जमीनें निकलते थे, वो देखते थे। अब तो हम यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, हम अब तजियाकारों को सुनते हैं, मीर साहब को सुनते हैं, उनसे अपने लिए स्कोप बढ़ गया है। क्यों सलमान अहमद साहब क्या कहेंगे आप कंक्लूडिंग बात कीजिए। देखिए फाइनली तो मतलब मसला यही है मीर साहब, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी आनी चाहिए और स्टेबिलिटी उसी सूरत में आएगी जब हुकूमत और अपोजिशन एक जिम्मेदाराना किरदार अदा करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट भी उसमें अपना रोल प्ले करेगी। अगर सबने एक दूसरे के खिलाफ डंडा पकड़ लेना है और एक महाजराई को रास्ता इख्तियार करना है और अपनी अपनी बात को मनवाने के लिए कोशिशें करनी है तो फिर इससे ना तो सियासत मजबूत होगी ना जमहूरियत मजबूत होगी। मैं समझता हूँ यही चैलेंज है इस वक्त पाकिस्तान की सियासतदानों के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो एक ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जा सके। बिल्कुल ठीक बात है। सारी गुफ्तगू हमने की जी, एक एक बात पर तजिया किया। शहबाज शरीफ के आज के बयान से लेकर हमारे स्टेक होल्डर के आज के प्रेस रिलीज तक हर चीज़ का हमने जायज़ा लिया और इस सूरत पर पहुँचे कि इलेक्शन कराना इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। कब होते हैं, 7 महीने में होते हैं या अगले साल होते हैं, ये हम कुछ नहीं कह सकते। इस सब इन्हिसार इस बात पर है कि मुल्क के हालात कैसे रहते हैं और इस बात पर है कि जो इमरान खान ने तहरीक चला रखी है उसका रुख क्या बनता है, क्या कोई प्रेशर बिल्ड कर सकती है या नहीं कर सकती। और ये भी कहा गया कि इलेक्शन को प्रेशर बिल्ड करने से इलेक्शन नहीं हुआ करते। इलेक्शन की अपनी डायनामिक्स है, उसके अपने अंदाज है, उसकी अपनी हरकियात है, उसके मुताबिक इलेक्शन हुआ करते हैं। अल्लाह करे कोई ऐसा रास्ता निकल आए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। आपने देखा कि इस पूरी गुफ्तगू में कितनी हीटेड डिस्कशन हुई और आप वहाँ तक गए जहाँ तक इतनी गर्मी, इतनी शिद्दत, इतनी हिद्दत होती है कि वहाँ तक ना जाया जाए तो बेहतर है। वो तो जहन्नम के करीब जाने के मुतरादिफ होता है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।